1993 में राज्य में हुए 10वें विधानसभा चुनावों के बाद से साल 2018 तक राजस्थान की पॉलिटिकल पावर एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस के पास आती रही है। अब साल 2023 चल रहा है और सिर्फ एक महीना शेष है 25 नवंबर की उस तारीख में जब राजस्थान के भविष्य का फैसला करने मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे। क्या 30 साल पहले से चलती आ रही ये प्रथा इस बार भी जारी रहेगी या कांग्रेस 3 दशक के इस पैटर्न को इस बार तोड़ देगी? मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने मिशन 156 का लक्ष्य रखा है। ये वो नंबर है जिसे कांग्रेस ने साल 1998 में हुए चुनावों में हासिल किया था। पिछले परिणामों में 100 का आंकड़ा भी छू पाना जिस पार्टी के लिए भारी पड़ गया था, इस बार वो 156 की बात कर रही है। इस आत्मविश्वास का कारण सीएम गहलोत अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी के पास क्या है? कौन से मुद्दे हैं जिनके बल पर वो मतदाताओं को रिझाने का दम भर रही है? क्या प्रधानमंत्री पर जनता का विश्वास राजस्थान में भी अडिग रह पाएगा? क्या कमल के फूल की पकड़ रजवाड़ी मिट्टी में इतनी कायम है कि बिना किसी ठोस मुद्दे बताए ही मतदाताओं को लुभाने में ये कामयाब हो जाएगा? या फिर बीजेपी के पास कई ठोस मुद्दे हैं? इस तमाम एंगल पर चर्चा आज होगी। चुनावी चर्चा में राजीव तिवारी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे क्या लगातार जो बीजेपी कांग्रेस में सत्ता की अदला बदली होती रही है बीते 3 दशकों में, 10वीं विधानसभा में ये क्रम शुरू हुआ था, अब 16वीं विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ये जो क्रम लगातार चलता आ रहा है, क्या ये इसी तरह चलता रहेगा या फिर इस बार कांग्रेस पार्टी इतिहास बदल देगी? मैं शुरुआत करूंगा हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट राजीव तिवारी जी से। राजीव जी, ये क्रम टूटेगा या नहीं ये देखना अपने आप में बड़ा दिलचस्प हो गया है, लेकिन दिलचस्प ये भी हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किन मुद्दों पर खासतौर से जनता के बीच जाकर के बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले आप यहां से शुरुआत अगर आप करें कि ये जो क्रम लगातार चलता आ रहा है, इस पर मैं आपकी थोड़ी टिप्पणी चाहूंगा, राजीव तिवारी। ये 5 साल में सत्ता एक पार्टी से दूसरे पार्टी के हाथ में, भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो ये सिलसिला चल रहा है राजस्थान में, तो इसमें इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है अभी तक। लेकिन ये कहना कि क्या ये परिपाटी बदल जाएगी, ये सिलसिला बदलेगा, ये अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है। अभी मतदाता भी इस मूड में नहीं है कि वो खुलकर सामने आकर अपनी बात को रखे। और ये जो सारी चीजें क्लियर होंगी वो एक्चुअली 25 तारीख को नवंबर में राजस्थान में मतदान है, तो 12 तारीख को दिवाली है। तो दिवाली के 1-2 दिन बाद से जो मतदाता की भी, कार्यकर्ताओं की भी, सबकी सक्रियता शुरू होगी। अभी तो टिकटों का वितरण ही पूरा नहीं हो पाया है। अभी 124 सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार घोषित करने और 76 सीटों पर भाजपा को उम्मीदवार घोषित करने हैं। और अभी जितनी ये सूचियां जारी हुई हैं उसमें ही इतना विवाद बन गया है। इसमें इतना विवाद बन गया, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि अभी तो ये कह पाना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। राजीव जी, ठीक बात है कि इस बार इतिहास बदलेगा या फिर बीजेपी इस पैटर्न को कंटिन्यू कर पाएगी। लेकिन फिलहाल हम एक महीना पहले हैं उस तारीख से जब 25 तारीख को मतदान होगा नवंबर में। आज 24 अक्टूबर है, आज हम ये बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं। तो राजीव जी, अब भी बहुत सारे जो एंगल्स हैं, बहुत सारे जो आयाम हैं मौजूदा राजनीति के, वो काफ़ी हद तक अब खुलने लगे हैं, सूचियाँ भी जारी हो गई हैं। मैं अब आ रहा हूँ पौरुष भारद्वाज आप पर। आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं हमारे साथ। पौरुष, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात राजस्थान के अंदर हो रही थी, उसके बावजूद अशोक गहलोत ने अपने सिटिंग एमएलएस को टिकट दिया है। क्या इसका कारण आप मानते हैं? क्योंकि अशोक गहलोत ये कह चुके हैं कि मैं अपनी योजनाओं के दम पर चुनावी मैदान में हूं। हो सकता है मेरे विधायक से कोई गलती हुई हो सकता है मेरे विधायक से कोई जनता का कोई तबका नाराज हो, लेकिन हम अपनी योजनाओं के दम पर, जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर चुनावी मैदान में हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? राहुल जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि सरकार चाहे कोई सी भी हो, भारतीय जनता पार्टी की हो अथवा कांग्रेस की हो, यदि सरकार कोई अच्छा कार्य करती है तो निश्चित तौर पर उस कार्य को
जनता तक पहुंचाने में किसी भी पार्टी के विधायकों का एक अहम रोल होता है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि आप जैसा कि आपने मुख्यमंत्री जी के बयान को सुना आपने कि मुख्यमंत्री जी ने अगर ये बात कही कि कुछ विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो साथ में उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो कांग्रेस पार्टी टिकट उसी को देगी कि जो जिताऊ चेहरा होगा, चाहे वो वर्तमान विधायकों में से हो या अथवा वो विधायकों के अलावा का कोई व्यक्ति हो, तो उसको भी दिया जाएगा। देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में निरंतर जिस प्रकार से हमारी सरकार द्वारा लगातार एक के बाद एक शानदार जनहित की योजनाएं ना सिर्फ घोषित की गई बल्कि इनको धरातल पर उतारा गया। शुरुआत चाहे मुफ्त की 50 यूनिट बिजली से हमारे द्वारा कई वर्ष पूर्व शुरुआत कर दी गई थी, जिसको 100 यूनिट बिजली कर दिया गया। चिरंजीवी योजना में देखा जाए तो जो 5 लाख रुपए से जो स्कीम हमारे द्वारा 2-3-4 वर्ष पूर्व स्टार्ट कर दी गई थी, उसको आज हमने 25 लाख रुपए प्रति परिवार प्लस साथ में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हमने शुरू कर दिया। मुफ्त दवाएं, मुफ्त जांचें जो है, इस मामले में आज राजस्थान जो है अदर स्टेट्स की तुलना में पूरे देश के नंबर 1 राज्य बन चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी की पीएम श्री योजना होती है, उसमें राजस्थान 402 विद्यालयों को लेकर के तमाम राज्यों की तुलना में आज नंबर 1 बना हुआ है। इस प्रकार से आप कृषि के क्षेत्र में बात करें तो हमारे द्वारा 21 लाख किसानों का 15,000 करोड़ रुपए का जो है मूल्य का हमारे द्वारा कर्जा माफ किया गया। और देखिए, मैं इस कर्जे वाली बात में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार जो है तमाम टीवी चैनल्स पे और राजनीतिक मंचों पे जनता को गुमराह किया जाता है कि भाई हमारे राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी कि भाई 1 से 10 तक की गिनती गिनेंगे और कर्जा माफ हो जाएगा। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राजस्थान के किसानों के 2 प्रकार के कर्जे थे, एक सहकारी बैंकों का कर्जा था, एक नेशनलाइज बैंकों का कर्जा था। सहकारी बैंक हमारे राज्य सरकार के अंडर में आते हैं, तो हमने उनके 99.99% कर्जे माफ किए। मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहूंगा। परंतु देखिए, जो केंद्रीय बैंकों के जो कर्जे थे, राज्य सरकार द्वारा तमाम बार जो है केंद्र सरकार के, चाहे वो वित्त सचिव हो, वित्त मंत्री हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को कई बार पत्र लिखा गया कि भाई आपके यहाँ पे एक स्कीम होती है कि जिसमें आप लोग जो किसानों के कर्जे होते हैं उसको किसानों से कुछ राशि लेकर के उसको लोन को आप लोग सेटल कर देते हैं। तो आप हमें उन किसानों की सूची सौंपी है कि जिन्होंने केंद्रीय बैंकों से कर्जे ले रखे हैं, ताकि हम लोग उनके किसानों के हिस्से की राशि को जमा करा करके उसका सेटलमेंट कर सके। परंतु भारतीय जनता पार्टी, ये दुर्भाग्य रहा कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ना जनता की हितैषी है, ना किसानों को हितैषी है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हम लोग इन कर्जों को भी किसानों की तरफ से जमा करा करके उसको बंद करवा देंगे उनके अकाउंट को, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ हमें सूची इसलिए नहीं दी ताकि ये लोग जाकर के इस मुद्दे को। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर के कि आपने किसानों के कर्जा मुक्त कराने के लिए काफी प्रयास किया, और भी बेहतर हो सकता था अगर केंद्र की तरफ से आपको सहयोग मिलता। पौरुष भारद्वाज हमारे साथ, मुराद अली भी जुड़ गए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मुराद जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान की इस चर्चा हम लोग इस विषय पर कर रहे हैं कि क्या ये जो परिपाटी चली आ रही है, एक बार सत्ता बीजेपी के पास, एक बार कांग्रेस के पास, क्या ये क्रम इस बार कांग्रेस तोड़ पाएगी या फिर बीजेपी इस पैटर्न को वापस कंटिन्यू कर पाएगी? इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और खासतौर पर किन मुद्दों के आधार पर आप लोग ये पैटर्न बनाने या कंटिन्यू करने या तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये विषय। मुराद अली, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पौरुष जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपने तमाम बात गिनवा दी कि योजना हमने ये लिया है, हम वो योजना लिया है, 21 लाख का नंबर आपने गिनवा दिया, कई करोड़ की आपने बात कर दी। एक जगह और आप नंबर 1 होते जा रहे हैं, एनसीआरबी के डेटा में महिलाओं पर हो रहे अपराध में भी राजस्थान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी आपको घेर रही है। एक वक्त पर ये जो प्रदेश है, ये एक पीसफुल स्टेट कहा जाता था राजस्थान, आज वहाँ से गैंगस्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपसे इस संदर्भ में एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, राजस्थान एक ऐसा पहला राज्य है कि जिसने अपने यहाँ पे किसी प्रकार की एफआईआर को मैंडेटरी कर रखी है। हमारे यहाँ से पुलिस को तमाम सख्त निर्देश थे कि आपके पास यदि कोई व्यक्ति एफआईआर लिखाने के लिए आप ये बेसिकली आप वही बात रिपीट कर रहे हैं ना, जो ये नेता वाली आप बात रिपीट कर देंगे कि भाई एफआईआर हमारे यहाँ ज्यादा रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए वो दिखाई दे रहा है। लेकिन बात ये नहीं है सर, सुनिए पौरुष भारद्वाज जी, ये जो आप बोलने वाले हैं हम कई बार सुन चुके हैं ना सर, इसलिए क्या है कि थोड़ी सी आप बात सुन लीजिए। क्या है कि इसी जो आप बात बोलेंगे कि भाई एफआईआर लिखी रही है बहुत ज्यादा, इसलिए वो उसका नंबर ज्यादा एड ऑन हो रहा है। सर, सवाल तो यही है कि एफआईआर लिखी जा रही है, बात ठीक है, लेकिन अपराध हो रहा है तभी तो पीड़ित जो है वो एफआईआर लिखवाने आ रहा है। यानी कि आप ऐसा मत सोचिए कि एफआईआर की संख्या बढ़ रही है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है, अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, मैं आपसे इस संदर्भ में यही बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए, किसी भी सरकार का एक नैतिक दायित्व है कि उसके यहाँ पे अपराध ना हो, परंतु किसी भी सरकार का एक कानूनी दायित्व है कि उसके यहाँ पर यदि किसी भी प्रकार के अपराध होते हैं तो अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें। देखिए, हमारे यहाँ पे जितने भी मामले दर्ज हुए, यदि आप अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो है कन्विक्शन रेट के मामले में राजस्थान अव्वल है। 48% हमारे यहाँ की कन्विक्शन रेट है। और हमारे यहाँ पे यदि किसी अपराधी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसको 6 से लेकर 36 घंटे पे जगह
ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ अपराध अगर हो रहे हैं तो कन्विक्शन रेट आपके यहाँ हाई है, प्रशासन कड़ी कार्रवाई उन तमाम अपराधों पर कर रहा है। मैं ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात पौरुष जी। मैं आ रहा हूं अभी भारतीय जनता पार्टी के मुराद अली भी हमारे साथ जुड़ गए। मुराद अली, किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है? क्योंकि कांग्रेस के पास योजनाएं हैं गिनवाने के लिए, मुख्यमंत्री के पास जन कल्याणकारी योजनाओं की एक बहुत लंबी सूची है जिसमें लाभार्थियों की भी एक बहुत लंबी लिस्ट है। राजस्थान के चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से अलग क्या मुद्दा है आपके पास? देखिए राहुल जी, राजस्थान की 8 करोड़ जनता को कांग्रेस दोबारा बेवकूफ बना के अगर राजस्थान की सत्ता हासिल करने का विचार ख्याल दिमाग में लेके बैठी है तो मैं निश्चित तौर पे इन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की बात कहना चाहूंगा। ये सपने देखना बंद करें। राजस्थान की जनता ने इनके राज में जिस तरीके से अपराध बढ़े, महिला अत्याचार बढ़े, रेप बढ़े, तंदूर कांड हुए, महिलाओं के साथ शोषण हुआ, दलित अत्याचार हुआ, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हुआ, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा, किस मुद्दे पर ये वापसी की बात करते हैं? बड़ी शर्म की बात है। इनके यहाँ जिन युवाओं ने इन्होंने रोजगार देने का वादा किया था, बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, वो बेरोजगार युवा आज इनसे जवाब मांग रहे हैं। 26 में से 26 पेपर होते हैं, आपने भर्तियां किन की करा दी? 19 पेपर आपके लीक हो जाते हैं। बेरोजगारों की संख्या राजस्थान में 55 लाख पहुंच जाती है। किसके दम पे सरकार पुनर्वापसी की बात करते हैं? बड़े शर्म की बात तो है। बेरोजगारी आप मिटा देंगे, ये दावा आप किस आधार पे कर रहे हैं मुराद अली जी, ये भी बता दीजिए। ये दावा कौन से प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी का रूलिंग स्टेट, ऐसा कौन सा है जहां पर रोजगार की जो प्रतिशत है वो आप लोगों ने बढ़ा दी हो, बेरोजगारी की प्रतिशत कम कर दी हो? थोड़ा तत्थों के साथ जरा जवाब दीजिए तो हम भी समझ पाए। निश्चित तौर पे रोजगार के प्रतिशत बढ़े हैं, निश्चित तौर पे बेरोजगारी में जो कमी हुई है कहां पे इसलिए हुई है, कहां पे हुई है मुराद अली जी? राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अनेकों योजनाओं से, स्टार्टअप योजना से, मुद्रा लोन योजनाओं से, जिस तरीके से अग्निवीर से जो इन बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है, उस तरीके की कोई भी कवायद राजस्थान में कांग्रेस की ओर से दिखाई देती हुई नहीं पड़ी। और मैं आपको निवेदन करूं, जिस तरीके से यहाँ शोभा यात्राओं पे कांग्रेस की सरकार के राज में पथराव हुए, जिस तरीके से तुष्टिकरण पनपा, ये सारी ठीक है मुराद अली की बातों से अब तक मैं ये समझ पाया हूं कि जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है राजीव जी, वो ये हो गए, एक तो भ्रष्टाचार की, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं और बेरोजगारी की ये लोग बात कर रहे हैं। मुराद अली, राजीव जी आपके पास मैं आ रहा हूं। आपने दोनों पैनलिस्टों की बात सुनी, आपने दोनों का पक्ष सुन लिया, दोनों अपने अपने तर्क रख रहे हैं, लेकिन राजीव जी जरा आप इस विषय पर हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि जिन योजनाओं के दम पर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है और अशोक गहलोत 156 के लक्ष्य की बात कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं में उनमें कितना दम है? क्या जनता के बीच तक वो मैसेज पहुंचाने में अशोक गहलोत कामयाब रहे हैं कि ये तमाम योजनाएं सच में जन कल्याणकारी हैं? एक बार और मौका दिया जाएगा तो इन योजनाओं का बहुत बड़ा इंपैक्ट सामने देखने को मिल सकता है। क्या इस तरह का मैसेज जनता के बीच में पहुंच रहा है, आपको लगता है? देखिए, ऐसा है कि ये जो योजनाएं हैं, एक तो बहुत देर से इनको जारी किया गया, तो पब्लिक अभी आधे से ज्यादा तो ये समझ ही नहीं पाई है कि इन योजनाओं से उसको क्या लाभ मिलने वाला है। जब वो किसी योजना के लिए, लाभ के लिए वहां पहुंचती है तो उसको इतनी सारी फॉर्मेलिटीज में उलझना पड़ता है, इतने फॉर्म भरने पड़ते हैं, इतने जगहों पर उसको अपना पक्ष रखना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो किसी योजना से जुड़ पाता है। ठीक है राजीव जी, मैं आपका पक्ष जानूंगा, माफी चाह रहा हूं मैं। किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हमारे संवाददाता के साथ। मैं सीधा एक बार वहां लिए चल रहा हूं और तुरंत वहां से उनकी बात सुन के वापस आएंगे, तब चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। बाल वीरेंद्र हमारे सहयोगी मौजूद है वहां पर, उनके साथ किरोड़ी लाल मीणा है। बाल वीरेंद्र, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी राहुल। वीरेंद्र, लगातार इस पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी ये तीन दशकों का जो पैटर्न है इसको कंटिन्यू रख पाएगी या कांग्रेस इस इतिहास को बदलने में कामयाब हो जाएगी? और किन मुद्दों पर बीजेपी चुनावी मैदान में है, जरा इस पर किरोड़ी लाल मीणा से उनका पक्ष जान लेते हैं। बिल्कुल, मेरे साथ जो वर्तमान में सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा जी, उनसे मैं बात करूंगा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जिस तरीके से राजस्थान के अंदर एक परिपाटी चलती आई है कि 5 साल बीजेपी शासन करती है और 5 साल कांग्रेस शासन करती आ रही है, तो ये क्या वास्तव में ये परिपाटी है, ये सेम अभी चलती रहेगी या कुछ बदलाव होगा? बदलाव तो निश्चित है,
150 सीट भाजपा की आएंगी, क्योंकि इस राज्य में कानून की स्थिति बड़ी खराब रही है। भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, पेपर बहुत लीक हुए हैं, धार्मिक आस्थाओं पर हमला हुआ है और महिला की इज्जत लूटी है। अब इन्होंने संबंधित एमएलएज ने अपना अपना थानेदार, एसडीओ, तहसीलदार ये लगा लिए, तो वो उनको ओबलाइज कर रहे हैं चुनाव में। जो पहली घटना का उदाहरण ये बच्चे हैं, इन्होंने मलाना डूंगर थाना क्षेत्र के हैं, इन्होंने एक सभा में एमएलए के खिलाफ नारे लगा दिए, तो इनके खिलाफ राजकार्य का बाधा डाल मुकदमा डाल दिया। ये 1.5 महीने से भागते फिर रहे हैं, 1.5 महीने से भागते फिर रहे हैं। और अभी कल पुलिस ने मलाना डूंगर थाना क्षेत्र के बच्चों को केवल मात्र इसलिए मारा पीटा लालसोट थाने में कि वो एमएलए से बात करना चाहते थे। एमएलए के खिलाफ नारे लगा दिए, एक काला रुमाल दिखा दिया, रात भर पीटा, जिनको छुड़ा के मैं चुनाव आयोग के पास लाया। तो ये अत्याचार की पराकाष्ठा है। जनता बदला लेगी, इनको अपदस्थ करेगी, इनको हराएगी और भाजपा का राज आएगा। अत्याचार बहुत हुआ है। लेकिन ठीक है बालवीरेंद्र, ठीक है। तो इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा अपने कुछ समर्थकों के लिए वहां बैठे हुए हैं और तो किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। राजीव जी, आप बात कर रहे थे, मुराद अली जी आपके नेता हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो अपने कुछ समर्थकों के लिए बैठे हुए हैं, बता रहे हैं कि किसी विधायक के खिलाफ इन्होंने नारा लगा दिया तो इन पर कार्रवाई हो गई। तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है, उनके नेता और अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन ना सवाल यह है कि आम जो मतदाता है, जो कार्यकर्ता नहीं है आपकी पार्टी का, उस तक कैसे आप दोनों लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कैसे आप लोग अपनी बात पहुंचा पाएंगे? मेरे पास अब कुल मिलाकर 3 से 4 मिनट का समय, मैं चाह रहा हूं 1-1 मिनट में आप तीनों को दे दूं। राजीव जी, आप अगर जल्दी अपनी बात अगर आप पूरी कर पाए। देखिए, मैं यही कह रहा था कि कांग्रेस ने अपनी, अशोक गहलोत सरकार ने अपनी योजनाएं काफी देर से जारी करी। हाँ, और जो बात अभी मैंने भाजपा प्रवक्ता की सुनी थी, मुराद अली जी की, हाँ, कि मुरारी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के सपने देख रही है कांग्रेस। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूं बीजेपी से कि वो आप किन मुद्दों को लेकर, अभी तक आपने 5 साल से ऐसा क्या किया कि मतदाता आपको वोट दे? खाली कोई मुद्दा मोदी जी इनका के नाम पर आप वही वोट बिल्कुल ठीक कह मांगने रहे निकले हैं। हैं। सवाल है ये, अपने आप में एक सवाल है और ये बड़ा सवाल है। राजीव जी, आपने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों के ऐसे कौन से आधार तैयार कर लिया जिनके दम पर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। मुराद अली जी जवाब दीजिए, मुराद अली जवाब दीजिए। काफी मुश्किल है राहुल जी, ऐसा है, जब राजस्थान में पेपरों पे डाके डले, इसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पीठ पे लाठियां खाई, सचिवालय का घेराव किया, विधानसभा घेराव किया, मुख्यमंत्री के आवास को घेरा, आक्रोश रैलियों के माध्यम से इन नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को जगाने का काम किया। इनके लिए 24 घंटे तैयार रही और आपने देखा होगा सड़कों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इस दमनकारी सरकार का विरोध किया। ये आंदोलन पूरे राजस्थान की जनता ने देखा है। और आज जिस तरीके से आप ये देख रहे हो कि राजस्थान की जनता में जिस तरीके से पगड़ी उछाली जा रही है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, चिरंजीवी योजना में जिस तरीके से अस्पतालों ने लूट मचा रखी है, बड़े अस्पताल इस योजना में शामिल नहीं है। आज राजस्थान का बढ़ता हुआ वेट और उस वेट के बढ़ते हुए वेट के कारण सीमावर्ती इलाकों में घटते हुए पेट्रोल पंप, आप इसका एक उदाहरण ले सकते हैं। आपके यहाँ खनन घोटाले में आपके खुद के विधायक आप आरोप लगाते हुए, सिर मुंडवाते हुए घूम रहे हैं, ये आपने देखा होगा राजस्थान। बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लग रहे हैं, बड़े आरोप लगा रहे हैं। मैं आऊंगा पौरुष जी, मैं आपसे ये भी जरा जानना चाहूंगा कि 2013 से लेकर, पौरुष जी 2013 से लेकर 2018 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन 5 साल में 3 काम मुझे ऐसे गिनवा दीजिए जो आप लेकर के जनता के बीच जाएंगे कि हमारी सरकार आएगी तो फिर वैसे ही काम करेंगे। जल्दी से आपने क्या काम किया था जब आपकी सरकार थी? तो 18 से 23 के बारे में पूछ रहे हैं आप। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, देखिए कि हमारी सरकार जो है निरंतर जन उपयोगी कार्यों में, जन कल्याणकारी कार्यों में आगे जा रही है और इस बात का जनता का समर्थन हमें किस हद तक है, मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखिए, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा विजन डॉक्यूमेंट 2030 जारी किया गया और हमारे से आम जनता से सुझाव मांगे गए कि भाई आप 2030 का राजस्थान कैसा देखना चाहते हैं, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या अन्य किसी प्रकार के क्षेत्र हो जो एक जनजीवन को, साधारण जीवन को प्रभावित करते हो। देखिए, राज्य की जो मतदाताओं की संख्या है वो 5 करोड़ 26 लाख है
और 3 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने आगे बढ़ करके हमारी सरकार को सुझाव दिए। और आपको ये चीज पता है, ये सारे जो सुझाव है ऑन रिकॉर्डेड है, सरकार की वेबसाइट पे मौजूद है, ये कोई कांग्रेस पार्टी की वेबसाइट पे मौजूद नहीं है। जब 3.25 करोड़ मतदाता जब आगे बढ़ करके हमें सुझाव देते हैं 2030 के लिए, तो ये बात इस बात का परिचय कर, इस बात तो को पौरुष जी, पेपर लीक जैसा मसला आपको लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं होगा, आपकी सरकार के खिलाफ नहीं जाएगा? मैं राहुल जी आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि राजस्थान में यदि कोई घटना घटी तो यही कांग्रेस की सरकार है कि जिसने राजस्थान में कड़े कानून बनाए। अगर यदि राजस्थान में कोई घटना घटी तो यही कांग्रेस की सरकार है जिसने अपने एसीडी को छूट दी कि वो हमारी सरकार के महिला अपराधों को रोकने के लिए क्या किया आपने? अपराध को रोकने के लिए देखिए हमारे द्वारा निरंतर पुलिस की नफरियां बढ़ाई गई। 112 की जो पुलिस गाड़ियां होती है चेतक, उनकी संख्या बढ़ाई गई। और राजस्थान में संगठित अपराध को रोकने के लिए डाको का कानून पास करवाया गया विधानसभा के पटल पे। और योजनाओं को लेकर के बीजेपी आरोप लगा रही है कि तमाम योजनाएं हैं उसमें घोटाले हो रहे हैं, आम जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। क्या इसको लेकर के फॉलो अप ले रहा है मुख्यमंत्री कार्यालय? देखिए, घोटाले जैसी कोई भी बातें खाली भारतीय जनता पार्टी की कपोल कल्पित बातें हैं। इन्होंने राजस्थान में, ठीक है, आप इन बातों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। मुराद अली, मैं आपसे ये सवाल जानना चाह रहा हूं, 2013 से 2018 के बीच जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी, उस समय क्या काम आप लोगों ने ऐसा किया था जिसके दम पर आप चुनावी मैदान में दम भरेंगे इस बार? देखिए राहुल जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई, राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। हाँ जी, बताइए। ठीक है, मुराद अली, मणिपुर और हरियाणा देखा राजस्थान की जनता ने। ठीक है, मुराद अली जी की आवाज आप म्यूट कर दिया। मुराद अली, मेरे पे समय इतना ही था। राजीव तिवारी, आपका फाइनल कमेंट में लेना चाह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी अपनी तमाम योजनाओं की बात कर रही है, बीजेपी कह रही है कि योजनाएं जमीन पर, धरातल पर आम जनता के बीच नहीं पहुंच पा रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, महिला अपराध बढ़े, पेपर लीक हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है, हमारी योजनाएं जनता के बीच पहुंची हैं, हमने काम किया है। बीजेपी केवल कमल के फूल पर चुनाव लड़ रही है, पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। आपका फाइनल वाइंड अप कमेंट राजीव तिवारी। देखिए, फाइनल कमेंट तो मतदाता जो है वो 25 तारीख को देगा। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात। लेकिन दोनों पार्टियों ने सक्रियता जो बढ़ाई है अपनी, वो जब इंतजार जैसे कर रहे हो कि चुनाव आ जाए तब हम मतदाताओं के बीच में वो अपने मुद्दे फेंकें और ये अपने मुद्दे फेंकें। हाँ, तो इतनी लेट हो गए ये लोग कि खुद मतदाता जो है वो इस असमंजस में है कि मुझे सरकार की योजनाओं से वाकई फायदा हो रहा है कि नहीं, और बीजेपी जो मेरे लिए करना कुछ चाहती है वो कुछ कर पाएगी कि नहीं। तो इस असमंजस में मतदाता पड़ा हुआ है और जनता को दोनों ही पार्टियां एक तरीके से अगर कहा जाए तो भ्रमित करने का प्रयास ज्यादा कर रही हैं, उनका भला करने की बजाय। ठीक है राजीव तिवारी, बहुत आपने एक जेन्युइन कंसर्न जो है रेस किया इस डिस्कशन के लास्ट में। बहुत शुक्रिया हमारे तीनों पैनलिस्ट का।